हाय, आई एम डॉक्टर गिरिराज शर्मा फ्रॉम वात्सल्य शिशु हॉस्पिटल अजमेर। और आज हम डिस्कस करेंगे बबल सीपैप के बारे में। बबल सीपैप के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, बबल सीपैप में क्या क्या सेटिंग्स करनी होती है, कैसे करनी होती है, क्या मॉनिटर करना होता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है बबल सीपैप। इसमें क्या क्या पार्ट्स है। सबसे पहले ऊपर होता है ब्लेंडर। ब्लेंडर क्या करता है, ऑक्सीजन और एयर को मिक्स करता है और यहां से हम सेट कर सकते हैं अपने को कितना ऑक्सीजन चाहिए, जिसको बोलते हैं FiO2। तो FiO2 कितना चाहिए, 21 से 100 तक हम सेट कर सकते हैं। तो FiO2 को हमेशा मिनिमम रखना होता है, 90% से ऊपर ऑक्सीजन मेंटेन हो जाए उतना अपने को मिनिमम FiO2 रखना होता है। तो ये हो गया ब्लेंडर। सेकंड क्या होता है, ये होता है ह्यूमिडिफायर, जो सभी वेंटिलेटर में भी होता है, एफएनसी में होता है, ये होता है ह्यूमिडिफायर। इसका काम क्या है, जो भी गैस आ रही है कंप्रेस्ड एयर एंड ऑक्सीजन, उसको ये हीटेड एंड ह्यूमिडिफाई करता है, उसके बाद ही बेबी में जाती है। तो इसका टेम्परेचर 37 के अराउंड होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका। देन थर्ड होता है बबल चैम्बर होता है। बबल चैम्बर में वाटर फिल करते हैं, यहाँ पे वाटर लेवल दिख रहा है, इस लेवल तक वाटर फिल करते हैं और इसमें ये इसका एक्सपिरेटरी जो सर्किट होता है वो यहाँ पे इसमें डूबा हुआ रहता है। ये जितना ज्यादा अंदर डिप रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है। इसका काम होता है प्रेशर जनरेट करना। तो ये हो गया बबल सीपैप। इसमें बबलिंग आप देख सकते हैं, बबलिंग हो रही है और इसका काम होता है प्रेशर जनरेट करना। जितना ज्यादा डूबा रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। अभी जो ये दिख रहा है 5, मतलब ये 5 का सीपैप है। अगर इसको और ज्यादा डुबाएंगे 6 होगा तो 6 का सीपैप। कुछ लोग इसको पीप भी बोलते हैं, PWP, पर सीपैप ज्यादा बेटर वर्ड है, इसको सीपैप बोलना चाहिए पीप के बजाय, क्योंकि पीप हम वेंटिलेटर में बोलते हैं। ठीक है, ये 3 हो गए। फिर ये सर्किट हो गया, जैसे हमने वेंटिलेटर में डिस्कस किया था, ब्लू वाला इंस्पिरेटरी सर्किट है, व्हाइट वाला एक्सपिरेटरी सर्किट है। उसके बाद होता है इंटरफेस। इंटरफेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे इस बेबी में हमने लगा रखा है रैम्स कैनुला। और भी कई तरह के इंटरफेस होते हैं, जिसमें होता है हडसन प्रोंग्स होता है, मास्क भी होता है, सभी तरह के यूज कर सकते हैं। ये इजी रहता है फिक्सेशन में और इसमें नेजल इंजरी का रिस्क भी कम रहता है, इसलिए हम जनरली प्रेफर करते हैं राम्स कैनुला यूज करना। तो ये हो गए इसके पार्ट्स। अब आते हैं इसकी सेटिंग्स के बारे में। तो सेटिंग्स मेनली 3 सेटिंग्स होती है सीपैप में। एक तो फ्लो सेट करना होता है, FiO2 सेट करना होता है और एक प्रेशर सेट करना होता है। ये 3 सेटिंग मेनली होती है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले होता है FiO2। FiO2 अपने को मिनिमम रखनी है, जिसपे कि बेबी 90% से ऊपर सेचुरेशन मेंटेन कर रहा है, उतना FiO2। अगर इंक्रीज करना है तो हम यहां से इंक्रीज कर सकते हैं। FiO2 को अपने को अननेसेसरी ज्यादा FiO2 नहीं देना है, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चों में उससे ROP का रिस्क इंक्रीज होता है। देन सेकंड आता है फ्लो। ये है फ्लो मीटर। इसमें 2 टाइप के फ्लो मीटर होते हैं। एक तो ये होता है कि जिसमें अपन 10 लीटर्स तक फ्लो डिलीवर कर सकते हैं, और दूसरी तरफ का होता है जहां पे 60 लीटर तक भी हम फ्लो डिलीवर कर सकते हैं। पर न्यूबॉर्न में हम ये वाला यूज करते हैं, जिसमें 1 से लेकर 10 तक। जो जनरली फ्लो कितना रखना चाहिए सीपैप पे, तो सीपैप पे फ्लो उतना रखना चाहिए जिसमें कंटिन्यूअस बबलिंग हो जाए। अपने को ज्यादा फ्लो नहीं रखना है। कंटिन्यूअस बबलिंग मतलब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ड्यूरिंग एक्सप्रेशन दोनों के टाइम बबलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है केवल बच्चे के एक्सप्रेशन के टाइम बबलिंग हो रही, इंस्पिरेशन टाइम नहीं हो रही, तो मतलब वो डिसकंटिन्यूअस बबलिंग है। तो उसके टाइम उसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा फ्लो बढ़ा के देखेंगे कि उससे कंटिन्यूअस बबलिंग हो, उतना फ्लो अपने को देना है, वो एडिक्वेट फ्लो होता है। तो इसमें हमने जनरल दे रखा है 6 लीटर पर मिनट का फ्लो हमने सेट कर रखा है, और आप देख सकते हैं इसमें कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है। अगर बहुत ज्यादा बबलिंग हो रही है तो इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, या बबलिंग नहीं हो रही तो इसको यहां से थोड़ा अपने को बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड, हो गया फ्लो मीटर। देन थर्ड सेटिंग होती है प्रेशर या सीपैप जिसे बोलते हैं। सीपैप कितना रखना है, तो जैसे हम 5 से स्टार्ट करते हैं, बढ़ा के 6 कर सकते हैं। अगर बढ़ाना है तो इसको हम और ज्यादा नीचे डुबो सकते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। अभी ये 6 का सीपैप हो गया। और अगर उससे भी ज्यादा करना है तो 7 और मैक्सिमम 8 तक भी हम जा सकते हैं न्यूबॉर्न में, उससे ज्यादा हमको नहीं जाना चाहिए। और ये होता है सीपैप, यहां से प्रेशर जनरेट होता है कि बेबी को कितना प्रेशर डिलीवर होगा। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं कि सीपैप बढ़ाना है या कम करना है, तो उसके लिए बेबी को अपने को देखना होता है। अगर बेबी में डिस्ट्रेस अभी भी परसिस्ट कर रहा है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस मेनली,
अभी भी है, तो मतलब अभी भी लंग्स पूरे खुले नहीं है, लंग्स अभी भी कोलैप्स पड़े हैं। तो लंग्स को ओपन करने के लिए अपने को क्या करना है कि थोड़ा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर इंटरकोस्टल सबकोस्टल रिट्रैक्शंस है या फिर FiO2 रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो भी वो भी इंडिकेट करता है कि अभी लंग्स कोलैप्स पड़े हैं, तो लंग्स को ओपन करने के लिए CPAP बढ़ाना पड़ता है। तो कई बार देखा है कि अगर बच्चे का सैचुरेशन कम हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, FiO2 बढ़ा देते हैं। तो अपने को FiO2 नहीं बढ़ाना, पहले CPAP बढ़ाना है, क्योंकि लंग्स को ओपन करना है। लंग्स को ओपन कर देंगे तो अपने आप ही सैचुरेशन इंक्रीज हो जाएगा, FiO2 की इंक्रीज करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हो गया CPAP कैसे सेट करना है। अब हम बात करेंगे कि CPAP के टाइम में अपने को क्या क्या मॉनिटरिंग करनी है, क्या क्या चीजें अपने को देखते रहनी है। तो नॉर्मल जो वाइटल मॉनिटरिंग है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की मॉनिटरिंग है, ये तो अपने को करनी ही है। उसके अलावा मेन अपने को देखना है कि नेजल इंजरी के लिए, क्योंकि CPAP का एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है कि यहाँ पे जो नेजल इंटरफेस हम यूज करते हैं, वहां से बच्चे की नेजल सेप्टम की इंजरी हो जाती है, और वो उसके लिए उसमें क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो उसके लिए अपने को बार बार देखते रहना है। और नेजल इंजरी को बचाने के लिए अपने को क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो भी अपने को प्रोंग्स या मास्क जो भी यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर साइज का यूज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोस्ट्रिल्स ओवर डिस्टेंडेड नहीं होने चाहिए, प्रॉपर साइज सेलेक्ट करके बेबी के साइज के अकॉर्डिंग नोस्ट्रिल के साइज को मेजर करके उसके बाद ही वो यूज करना है। ज्यादा साइज का यूज करेंगे तो इंजरी का रिस्क बढ़ेगा। सेकंड, ये जो प्रोंग्स जो भी कनेक्ट करते हैं उसके बीच में और नेजल सेप्टम के बीच में 2 mm का 2 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए। बिल्कुल टाइट उसको नहीं करना है, क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर सेप्टम को कंप्रेस करेगा तो इंजरी हो जाएगी। सो थोड़ा गैप मेंटेन करना है। थर्ड, क्या करना है, अपने को बार बार उसको देखते रहना है। हर शिफ्ट में जो स्टाफ है वो हर शिफ्ट में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, हर शिफ्ट में कम से कम एक बार नेजल इंजरी के लिए देखना है कि कोई रेडनेस तो नहीं आ रही है। रेडनेस ग्रेड 1 इंजरी है, उसी टाइम अपने को उसको डिटेक्ट कर लेना है, नहीं तो इंजरी इंक्रीज हो जाएगी। देन फोर्थ, क्या करना है, नेजल जो नॉस्ट्रिल्स है उनको में नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स अपने को डालती रहनी है, ताकि वो मॉइस्ट रहे, नहीं तो क्या ड्राई हो जाता है, उससे क्रस्टिंग होती है और उससे इंजरी बढ़ जाती है। और ह्यूमिडिफायर प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन करना है, यहाँ का वाटर लेवल का मेंटेन करना है, क्योंकि प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन रहेगा तो इंजरी का रिस्क कम रहता है। और अगर इंजरी स्टार्ट हो गई है, रेडनेस आने लग गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं CPAP मास्क और CPAP प्रोंग्स के बीच में। तो मास्क में क्या है, इंजरी का होती है वो यहाँ पे नेजल ब्रिज पे होती है, और प्रोंग्स में नेजल सेप्टम में होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ 4 to 6 आवर्स CPAP मास्क पे रख सकते हैं, 4 to 6 आवर्स प्रोंग्स पे रख सकते हैं। तो उससे क्या प्रेशर पॉइंट्स चेंज हो जाएगा और इंजरी का रिस्क कम होगा। और अगर उस समय में तो हम बच्चे को, अगर थोड़ा बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस थोड़ा ठीक हो रहा है, तो बच्चे को HFNC पे ले सकते हैं। HFNC में इसका रिस्क कम होता है, क्योंकि इसमें स्नगली फिटिंग होने की जरूरत नहीं होती है। इजीली हम उससे प्रोंग से हम इजीली HFNC डिलीवर कर सकते हैं। तो HFNC में नेजल इंजरी का रिस्क कम होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है उनका अपने को ध्यान रखना है कि ताकि नेजल इंजरी नहीं हो। और CPAP में जो ह्यूमिडिफायर है उसमें यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप स्टेराइल वाटर या डिहाइड्रोनियस वाटर की बोतल यहाँ पे हैंग हुई है, और ये कंटिन्यूअसली इसमें फिल होती रहती है ऑटोमेटिकली। तो ये इसमें स्टेराइल वाटर फिल करना है ह्यूमिडिफायर का, इसमें वाटर लेवल तक यहाँ जो मार्क दिया वहां तक होना चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर इसका कम या ज्यादा हो सकता है। सेकंड, जो ये इसका वाटर बबल चैम्बर है, इसमें भी अपने को वाटर फिल करना है। इसमें भी आइडियली स्टेराइल वाटर फिल करना होता है और यहाँ पे मार्क तक फिल करना होता है। अगर जब भी बेबी दूसरे बेबी में चेंज करना है तो इसको वाटर को अपने को चेंज करना है, और इसको कंटिन्यूअसली सेम वाटर को यूज नहीं करना चाहिए। अब हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे CPAP के सर्किट के बारे में। स्टार्टिंग से यहाँ से एयर और ऑक्सीजन, यहाँ से एयर और ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है, कंप्रेस्ड एयर, ब्लैक से एयर आ रही है और ब्लू से ऑक्सीजन आ रही है। ये ऑक्सीजन और एयर यहाँ पे जा रही है ब्लेंडर में, और यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, ब्लेंड हो रही है। और यहां से ये फ्लो के थ्रू, या फ्लो मीटर है, इसके थ्रू यहां से ये वापस इस फ्लो मीटर से नीचे से यहां पे आएगी जो मिक्स्ड गैस है, और यहां से ये जाएगी ह्यूमिडिफायर में। यहाँ पे गैस हीट एंड ह्यूमिडिफाई होगी, और हीट एंड ह्यूमिडिफाई होने के बाद इंस्पिरेटरी सर्किट ब्लू सर्किट से बेबी में जाएगी,
और बेबी से जो एक्सहेल्ड एयर आएगी वो जाएगी एक्सपिरेटरी सर्किट या वाइट सर्किट के थ्रू। यहां पे जो एक्सपिरेटरी सर्किट वाटर लेवल के में जो सबमर्ज रहता है उसमें जाएगी वाटर लेवल में, और वो बबल्स क्रिएट करेगी। और कितना ये इसके अंदर डूबा हुआ है वो प्रेशर डिसाइड करता है, कितना प्रेशर जनरेट होगा। तो ये है कंप्लीट इसका सर्किट। टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ये सब हमने पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कितना कौन सा प्रोब कहां पे लगेगा। और इस जो इंस्पिरेटरी सर्किट है उसमें हीटिंग वायर होता है, कोई हीटिंग वायर होता है, इसलिए इसमें कोई कंडेंसेशन नहीं है। एक्सपिरेटरी सर्किट में जो व्हाइट सर्किट उसमें कोई हीटिंग वायर नहीं होता है, जो इसमें कंडेंसेशन हो सकता है। जो इसमें कंडेंसेशन होगा, जो वाटर कलेक्ट होगा वो इसमें वाटर चैम्बर में चला जाएगा। ये कंडेंसेशन का वाटर इसमें जाता है तो इसका वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। तो उसके लिए अपने को देखते रहना है, अगर ज्यादा ऊपर आ रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, तो उसको वाटर को अपने को डिस्कार्ड करना पड़ सकता है और सेम वाटर लेवल मेंटेन करना होता है। तो अब इस सर्किट को आइडियली हमने को सिंगल टाइम यूज करना चाहिए, उसके बाद डिस्कार्ड कर देना चाहिए। बट कभी कभी अगर किसी को रीयूज भी करना है तो हम सर्किट को ईटीओ करा सकते हैं, और ईटीओ के बाद हम इस सर्किट को रीयूज भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे और दूसरे कौन कौन से इंटरफेस होते हैं जिनसे हम सीपैप की डिलीवरी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया रैम्स कैनुला है, इसका क्या बेनिफिट है, इसको फिक्स करना इजी होता है, नेजल इंजरी का रिस्क कम रहता है, बेबी के लिए भी इजी रहता है, नर्सिंग स्टाफ के लिए भी केयर में इजी रहता है हैंडल करना, डिलीवरी अच्छी होती है, बार बार हटता नहीं है, ये इसका बेनिफिट है। सेकंड होता है ये हडसन प्रोंग, हडसन प्रोंग से भी इसको हम डिलीवर कर सकते हैं, इसकी कैप होती है और इसको यहाँ फिक्स करके इससे भी हम डिलीवर कर सकते हैं। इसकी अलग अलग साइज होती है 0, 1, 2, 3, तो अलग अलग साइज अपने को डिपेंड करती है बेबी की साइज पे, साइज का चूज करके उससे डिलीवर कर सकते हैं। इसका ड्रॉबैक है कि इसको फिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, बेबी जैसे भी थोड़ा मूव करेगा ये बाहर आ जाता है, तो फिक्सेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसमें भी थोड़ा नेजल सेप्टम की इंजरी का रिस्क रहता है। देन ये थर्ड होता है मास्क, ये है नेजल मास्क। ये नेजल मास्क इसमें क्या करता है, नेजल नॉस्ट्रिल्स को कवर कर लेता है और इससे भी हम सीपैप की डिलीवरी कर सकते हैं। इसमें भी एक कैप लगेगी, कैप लगा के और इससे हम सीपैप की डिलीवरी कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें नेजल सेप्टम की इंजरी का रिस्क कम रहता है, बट इसमें इंजरी होती है नेजल ब्रिज पे या रूट ऑफ द नोज पे इसकी इंजरी होगी, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे पड़ता है। दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें फिक्सेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, कि इसमें सील प्रॉपर नहीं बनती, बच्चा जैसे ही मूव होता है तो लीक हो जाता है, इसलिए सीपैप की डिलीवरी में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के इंटरफेस होते हैं, और भी इंटरफेस होते हैं बट वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करते। तो ये था बबल सीपैप के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HFNC के बारे में। थैंक यू सो मच।